Hello everyone. So in this video, I will teach you that how you can prepare for the UPSC mains. So what I am going to do in this video is, firstly I will teach you the topic of regionalism from the section of society in the GS paper 1 mains. I will teach you this regionalism topic from my own handwritten notes that I have prepared referring to the Sonia IS material and Smriti Shah ma'am's notes from the Vision IS. Then I have also written down 3 previous year questions that have appeared in the UPSC mains on the topic of regionalism. Then I will explain those answers to you, that how you can write those answers. So let's start with the same. First is the definition of regionalism. That regionalism is a common sense of identity and purpose by the people within a specific geographical region, united by its distinct language and culture. So this is the basic standard definition of the regionalism. You can either find it online as well. So अब रीजनलिज्म में क्या होता है, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों में देखा जा सकता है. पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो इट प्रोपेगेट्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड वननेस, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. बट नेगेटिव सेंस में क्या है कि it threatens the unity and integrity of the nation, as excessive attachment to one's region threatens the unity and integrity of the nation. Next is forms of regionalism, कि कितने टाइप के regionalism है, किस किस फॉर्म में regionalism होता है. फर्स्ट इज secessionism. secessionism में क्या होता है कि वो जो रीजन होता है वो सेपरेशन एडवोकेट करता है फ्रॉम द यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड अदर फैक्टर्स सच एज कास्ट, रेस, रिलीजन. For example, United Liberation Front of Assam and National Socialist Council of Nagaland, they are demanding Nagalim. Next is separatism. Separatism में क्या होता है, वो एक सेपरेट स्टेटहुड डिमांड करते हैं विद इन द इंडियन यूनियन. अब सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है. सेसेशनिस्ट में तो वो आउट ऑफ द इंडियन यूनियन की बात करते हैं, लेकिन सेपरेटिज्म में वो क्या करते हैं, वो स्टेटहुड और ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं बट विद इन द इंडियन यूनियन. So for example, Bodoland in Assam. Next is demand for full statehood by UTs, तो यूनियन टेरिटरीज. तो अब ये भी एक फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में भी डिमांड अराइज होती रहती है दैट दे डिमांड अ फुल स्टेटहुड, एंड ऑल्सो हिमाचल प्रदेश में भी, एंड इट बिकेम स्टेट इन द 1971. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. Since 1960s, with the emergence of regional parties, there have been demand for the autonomy by various states. For example, the DMK, Dravid Munnetra Kazhagam in Tamil Nadu and Akali Dal in Punjab. Next is demand for regional autonomy. तो इसमें क्या होता है, जो वेरियस रीजन्स होते हैं विद इन द स्टेट वो रीजनल ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल ऑफ लद्दाख, दे वर डिमांडिंग अ रीजनल स्टेटस अंटिल इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम JNK इन 2019. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म की. और टाइप ऑफ रीजनलिज्म में सबसे पहला होता है सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म. सुप्रा स्टेट में क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेट जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड दे टेक ए कॉमन स्टैंड ऑन द इशू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट अगेंस्ट अदर स्टेट्स और मे बी यूनियन. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इंटर स्टेट रीजनलिज्म. अब इंटर स्टेट रीजनलिज्म में क्या होता है, दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रोविंशियल टेरिटरीज, क्योंकि अर्लियर इट वाज, मतलब इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, तो वो उससे एसोसिएटेड है, तो वो भी इंटर स्टेट रीजनलिज्म है. तो इसमें क्या होता है, जुक्सटापोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ वन और मोर स्टेट अगेंस्ट अनदर. फॉर एग्जाम्पल, जो बेलगावी रीजन है कर्नाटका का, दैट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म. इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म में क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टेट स्ट्राइव फॉर द सेल्फ आइडेंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन द कोस्टल रीजन एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ ओडिशा एंड विदर्भ इन महाराष्ट्र. तो विद इन द स्टेट कोई भी रीजन वो सेल्फ आइडेंटिटी के लिए स्ट्राइव करता है, ईदर बिकॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट और सम अदर इश्यूज लाइक दैट, प्रोपेगेटिंग द रीजनलिज्म. अब सम मेजर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज द डिमांड फॉर द्रविड़ नाडु. तो हमको पता है कि 1925 में जब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हुआ था तमिलनाडु में, तो इट वाज अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म. लेटर इट वाज आल्सो इम्पोज्ड अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी. तो DMK जो है वहां की रीजनल पार्टी, दैट प्रोपेगेटेड द रिपब्लिक ऑफ द्रविड़ नाडु. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रीजनलिज्म. नेक्स्ट, तेलंगाना मूवमेंट. अब तेलंगाना मूवमेंट में क्या हुआ था, देखो जो आंध्रा और तेलंगाना है, अर्लियर दे वाज टुगेदर. तो आंध्रा जो है, it was more developed because it was under the colonialism,
कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जब इंडिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि आंध्रा वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल एंड तेलंगाना वाज नॉट रूल्ड बाय देम. तेलंगाना वाज रूल्ड बाय द नवाब. तो नवाब वाज नॉट एफिशिएंट एंड इट वाज अंडर डेवलप्ड, बट आंध्रा वाज मोर डेवलप्ड कंपेयर टू तेलंगाना. सो देयर वाज अ advocacy for separation of Telangana from Andhra. Next is Bodoland by the students in Assam. तो असम में हो क्या रहा था कि देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन बट देयर वाज नॉट इनफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जॉब क्रिएशन, सो स्टूडेंट डिमांडेड बोडोलैंड. नेक्स्ट, अब रीजन क्या है बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म. अब वेरियस रीजंस है, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल. तो अब हम उन रीजंस की बात करेंगे. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज notes are lengthy. These are 5-10 pages notes, just because I have to explain them to you in a lucid language. Otherwise what I have to do is I will compile them in a 1-pager note, but earlier I have to explain them to you. That is why they are so much in detail, to make you understand better. So let's understand the growth factors or reasons behind the growth of regionalism. First is geographical factors. अब क्या होता है कि रीजनल जो टोपोग्राफी होती है वो कभी कभी रोड ब्लॉक क्रिएट करती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और डिफिकल्टी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या फिर उसकी वजह से लैक ऑफ डेवलपमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, उत्तराखंड सेपरेटेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश ड्यू टू द ट्रोपोग्राफिकल बैरियर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन. दैट वाज द रीजन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द उत्तराखंड फ्रॉम द यूपी. नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक डिपेंडेंस. अब सेटलमेंट पैटर्न भी डिफर करते हैं रीजन्स के. फॉर एग्जांपल, ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं और उनका लाइफस्टाइल डिफर करता है फ्रॉम द मॉडर्न मेन स्ट्रीम सोसाइटी. नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्टर्स. हिस्टोरिकल फैक्टर्स में एंशिएंट इंडिया में, अब हम एंशिएंट इंडिया को देखें तो इट वाज रूल्ड बाय द रीजनल किंगडम्स. फॉर एग्जांपल, सतवाहनास वर देयर इन द आंध्रा एंड चोलास एंड पांड्यास वर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. नेक्स्ट, medieval इंडिया. अब medieval इंडिया was ruled by the kings who belonged to the various religion. अब कल्चरल डिफरेंसेस थे उनमें, तो इट ऑल्सो प्रोपेगेटेड अ सेंस ऑफ रीजनलिज्म. फॉर एग्जाम्पल, राजपूत्स एंड मुगल्स वर देयर एंड दे ऑल हैड डिफरेंट कल्चर्स. नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडिया में. ब्रिटिश इंडिया में क्या हुआ कि ऑटोनॉमी और कंसेशन दिया था टू द प्रिंसली स्टेट, और जो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इन्होंने प्रोपेगेट की थी, तो उसकी वजह से दे पिटेड वन रूलर अगेंस्ट द अदर. फॉर एग्जाम्पल, कार्नाटिक वॉर्स, तो उसकी वजह से भी रीजनलिज्म प्रोपेगेट हुआ. नेक्स्ट इज लोकल हिस्ट्री. अब लोकल हिस्ट्री में क्या है कि जो पीपल ऑफ पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप है, दे डिराइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द नोबल डीड्स एंड ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ द लोकल हीरोज. फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी इन महाराष्ट्र एंड महाराणा प्रताप इन राजस्थान. नेक्स्ट, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स. इसमें क्या होता है, सबसे पहला लिंग्विस्टिक अटैचमेंट. तो इंडिया में क्या है कि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, बट देयर हैव बीन 1600 प्लस मदर टंग्स अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस. तो दैट प्रोपेगेट्स अ सेंस ऑफ अटैचमेंट एंड आइडेंटिटी ऑफ बिलोंगिंगनेस. फॉर एग्जाम्पल, हरियाणवी एंड भोजपुरी. नेक्स्ट इज सेपरेशन फ्रॉम द मेजोरिटी कल्चर. अब नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द माइनॉरिटी व्हेन दे आर नॉट हर्ड, तो दैट क्रिएट्स अ रिफ्ट इन द सोसाइटी एंड लीड्स टू द सेपरेटिस्ट टेंडेंसी एंड रीजनलिज्म. नेक्स्ट, कास्ट एंड रिलीजन. अब कास्ट एंड रिलीजन्स combined with the linguistic homogeneity and economic deprivation that generates regional feelings that they are deprived. Next, ethnic autonomy. Ethnic autonomy also forms the base for the demand of the political autonomy. For example, Nagas of Nagaland demanding a nation. नागा वो डिमांड करते हैं. नेक्स्ट, insider outsider complex. So there is a discrimination with the migrants over the education and employment opportunities. For example, son of soil policy of हरियाणा जो कि डोमिसाइल बेस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिक फैक्टर्स. अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में देयर आर वेरियस फैक्टर्स. अब लेट मी टेल यू, जो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे रीजनलिज्म पे आए हैं, तो देयर हैव बीन क्वेश्चन कि regionalism, that economic factors are one major reason for the regionalism. So वहाँ पे you will see that ये जो complete ये notes में मैंने लिखा है, यही same dimension उनमें answers में use हुआ है. So I demand a greater focus of you on this aspect. So economic factors में lack of development first. For example, core periphery model. अब क्या होता है, जो industrialized urban areas होते हैं, that becomes the center for economic growth while the peripheral areas remain underdeveloped. Next,
लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट डेवलप्ड रिसेंटली इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। नेक्स्ट इज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। Due to the high population growth, economic growth has not been enough to catch the development with the full speed. So that also creates regional feelings. Next, better economic development. Development of particular community raises regional aspirations. Okay. For example, Green Revolution के बाद क्या हुआ कि Sikhs of Punjab demanded they became prosperous, और तो उन्होंने डिमांड किया separation of the Punjab from the Haryana, as well as there was a demand for the Khalistan as well. Next, inadequate land reform and feudal mentality. There was not efficient land distribution under the Bhudan movement. Next, regional imbalance. For example, Vidarbha in Maharashtra and Saurashtra in Gujarat are the backward areas. Next, internal colonization. अब क्या होता है, कुछ regions despite being naturally resource rich, they remain underdeveloped because of internal colonialism, क्योंकि some states or some entities take the benefit of that region and the people of that region get marginalized. For example, Chota Nagpur Plateau. अब you will see कि Chota Nagpur Plateau is very resource rich areas, but that is also underdeveloped, one of the underdeveloped areas. Next, scarcity of resources. For example, Kaveri water dispute between the Tamil Nadu and Karnataka. Next, lack of basic infrastructure such as power distribution, irrigation facilities, roads, modern market for the agriculture produce. अब irrigation facility का एक example है हरियाणा और पंजाब के बीच जो river water sharing को लेके है, वो agreement है, तो वो भी एक यहाँ पे example लिखा जा सकता है. Next, political administrative factors. First is low level of social expenditure, for example on health and education. Next, vote bank politics on communal lines or regional lines. Next is discrepancy in the implementation of the schemes, क्योंकि जो center policies implement करता है, not all state implement those policies and that creates regionalism. Next is policy of Hindi imposition. अब history की बात करें तो regional movement की in India, तो there have been demand for Andhra Pradesh in 1954 जब state reorganization हुआ on the linguistic basis. Then there was state reorganization committee under Fazal Ali that accepted the linguistic reorganization of the state. Colonial policy की वजह से क्या हुआ था, तो there was different attitude towards the princely state and provinces, उसकी वजह से economic disparity हुई and that led to the regional imbalance. Next, Dravid movement or non-Brahmin movement in the 1940s in Tamil Nadu. Then Northeast State Reorganization Act 1971 was there to curb the tribal insurgency and statehood was demanded for various union territories there. Next is regional deprivation in 2000. For example, Chhattisgarh emerged out of Madhya Pradesh due to regional deprivation and Jharkhand out of Bihar. अब these historical examples are very much necessary to quote in your answers and that enhances the credibility of your answer. Next is impacts of regionalism on Indian polity. अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे हम, फिर उसके बाद हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में सबसे पहले नेशन बिल्डिंग बाय अकोमोडेटिंग द डिमांड ऑफ वेरियस रीजन. अब जब बहुत सारे रीजन्स की डिमांड जब इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो एक्सेप्ट करती है, तो वो नेशन बिल्डिंग में हमारी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ द नेग्लेक्टेड रीजन ड्यू टू द रीजनल मूवमेंट्स. नेक्स्ट इज इंटरनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ अ कम्युनिटी and that community get empowered. Next is representative democracy. Next is balanced regional development. Now let's discuss the negative impacts. तो negative impact of regionalism में सबसे पहले it is the threat to the unity of the nation. For example, demands like Khalistan movement and Nagalim. Next, it determines when regional demands become the national demands or national policies that undermines the fiscal balance of the nation. For example, MSP which was given to the sugarcane farmers in Maharashtra was also extended to the Haryana and UP because of the pressure of the regionalism. Next is vote bank politics is against the healthy democratic practices. International image gets tarnished and it is harmful to India's interest in becoming a global power.
Next is interstate hostility. For example, Assam and Mizoram border dispute. Internal security threat. Regionalism can also become a shield for the militancy. That is, internal security threat उसकी वजह से होते हैं. For example, Kashmir militancy. Next, direct implication on the economy. जो regionalism led violence है, that disturb the whole society and people get killed, school, colleges get shut down, and tourism also gets impacted. Next is threat to the sovereignty due to the secessionist tendencies. अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है अगेंस्ट द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले है 5th and 6th शेड्यूल एरियाज टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल इंटरेस्ट एंड टू रिड्यूस देयर एलियनेशन. नेक्स्ट 8th शेड्यूल विच इंक्लूड द वेरियस लैंग्वेजेस. नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो देयर इज क्रिएशन ऑफ ऑटोनमस रीजनल काउंसिल फॉर द पीपल ऑफ द एथनिक एनक्लेव्स. नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंट लैंग्वेजेस. यहाँ पे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कोट कर सकते हैं विच हैव इनकलकेटेड द डिमांड ऑफ टीचिंग इन द मदर टंग. नेक्स्ट, अब वे फॉरवर्ड की बात करते हैं. तो इसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड की बात करेंगे. तो पॉलिटिकल में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग इज अ पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि ये एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है of the development. Next, effective implementation of scheme, for example, incentivizing private players for development in backward states. Reconstitution of National Integration Council, क्योंकि इसकी last meeting was only in the 2000s. Next, creating interdependent state, for example, states must be partner in development process among themselves as well. Bottom up approach, establishing the linkage between the panchayat and the state legislature. Curb on the partition politics. For example, appeals made to the elected on the basis of regional identities must be stopped. अब social measures की अगर हम बात करें तो there should be investment in social sectors, for example, health and education. Nationalism through education should be propagated to overcome the regional feelings. We should celebrate unity in diversity. इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो देयर शुड बी यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन. फॉर एग्जांपल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज अ राइट स्टेप. कल्चर की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ स्पोर्ट शुड बी देयर. फॉर एग्जांपल, क्रिकेट इज अ नेशनल गेम, नॉट अ नेशनल गेम बट इट creates a sense of national identity in all of us. So hockey can also be propagated like that. Also we should promote national identity via fairs and festival. For example, there can be food stall of different states in Delhi at the time of Independence Day celebration or Republic Day celebration. Next, there should be peaceful promotion of Hindi. Cultural sensitization program should be there in colleges to avoid the hatred based on regions. अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं. कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड कैन बी सेम एज वेल. नेक्स्ट इज नीड ऑफ द आर इज development through the devolution of power to the local government and empowering people for participation in the decision making. Up state level पे what can be done is there is a need to find out alternative sources of energy, employment, planning and agriculture development. Next is future integration or further integration of the different regions will give our nation due respect and due importance to their needs as well. So now I will quickly let you revise what we have studied till far, and then we will discuss the previous question that have come on this regionalism topic. So first we studied कि regionalism होता क्या है. हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में regionalism को कैसे देखा जा सकता है. Then we studied the forms of regionalism and we studied the various types of the regionalism. उसके बाद हमने देखे कुछ मेजर एग्जाम्पल लाइक तेलंगाना मूवमेंट, बॉर्डरलैंड डिमांड बाय स्टूडेंट्स इन असम एंड डिमांड फॉर द्रविड़ एंड नाडू. देन वी लुक्ड एट रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कल्चरल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स. उसके बाद हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है रिलीजियस मूवमेंट की और रीजनल मूवमेंट की इन इंडिया. तो there was a demand for the Andhra Pradesh in 1954. Then state reorganization committee accepted the linguistic reorganization of state. फिर colonial policies की वजह से कैसे economic disparity हुई and that led to the regional imbalance.
Then Dravida movement was there, Northeast State Reorganization Act 1971, and regional deprivation in 2000s. Next, we studied the impacts of regionalism on Indian polity. We also studied the positive and negative impacts of that. Next, we studied the constitutional safeguard against the separatist tendency की 5th 6th schedule areas to reduce the tribal alienation, 8th schedule inclusion of various languages, reorganizing और recognizing significant languages. यहाँ पे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सच एज क्रिएशन ऑफ ऑटोनमस रीजनल काउंसिल फॉर द पीपल ऑफ एथनिक एनक्लेव्स. अब वे फोर्ड में हमने देखा कि पॉलिटिकल मेजर्स, सोशल मेजर्स, इकोनॉमिक, कल्चरल मेजर्स हम क्या ले सकते हैं. देन वी स्टडीड कि हाउ वी कैन कंक्लूड आंसर्स ऑन द रीजनलिज्म टॉपिक. That need of the hour is development through the devolution of power to the local government and empowering people for participating in the decision making. Or state level पे what we can do is we can find the alternative sources of energy, employment, planning and agriculture development. Further integration of different regions will give our nation due respect and due importance to their needs as well. So now let's discuss the questions that have come on this topic. So question number 1 is, do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? Argue. So this question came in 2020 and is a 10 marker question. So 10 marker question में हमें 2 पेज लिखने होते हैं. तो ये हमसे कह रहा है कि do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? अब ये बता रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा मेजर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा कि हम कल्चरल असर्टिवनेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से रीजनलिज्म प्रोपेगेट होता है. बट वी विल नॉट एंड अप ऑन दैट. वी विल ऑल्सो डिस्कस द अदर रीजंस और अदर फैक्टर्स बिहाइंड द प्रोपेगेशन ऑफ रीजनलिज्म. सो विल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन इन द इंट्रोडक्शन. कि रीजनलिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन हमने रीड किया है वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है कि regionalism is the common sense of identity and purpose by people within a specific geographical region united by its distinct language and culture. Next, we will discuss about the first major heading कि cultural assertiveness leading to regionalism, कि कैसे cultural assertiveness की वजह से regionalism हो रहा है. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि do you agree कि ये जो कल्चरल असर्टिवनेस है ये एक फैक्टर है बिहाइंड रीजनलिज्म का. अब क्वेश्चन में तो ये इस बारे में नहीं कहा कि आप दूसरे डायमेंशन के भी बारे में बात करें, बट दैट इज इम्प्लिसिट इन द क्वेश्चन कि ये एक रीजन उन्होंने बताया है, बाकी के रीजन हमें खुद बताने हैं कि दीज अदर रीजंस एज वेल, देयर आर अदर रीजंस एज वेल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ रीजनलिज्म. सो इंट्रोडक्शन में वी डिफाइंड रीजनलिज्म होता क्या है. अब कल्चरल असर्टिवनेस के बारे में बात करते हैं लीडिंग टू रीजनलिज्म. सो सबसे पहला है हिस्टोरिकल फैक्टर्स. सो डिमांड फॉर रीजनलिज्म इज सपोर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड फोकलोर एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर द्रविड़ नाडु. नेक्स्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एज लैंग्वेज फॉर्म्स द बेसिस फॉर द आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे, combined with the shared history leads to regional feelings. Next, ethnic identity. Ethnic identity में क्या होता है कि there are movements against the outsiders to protect their tribal culture. For example, Nagas demanding for Nagaland. Next is son of soil policy based on the cultural affiliation with the land. For example, domicile based reservation in Haryana. सो नाउ यू विल सी कि जो मैंने अपने नोट्स में लिखा है वही आई हैव रिटन डाउन इन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन की डिमांड को देखना है आपको और डिमांड को एड्रेस करने के लिए वेरियस डायमेंशंस आप आपके नोट से उठा सकते हैं. एंड व्हाट यू कैन डू इज, मैं अल्टरनेटिव मेथड भी आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के. आप जो क्वेश्चंस आए हैं मेंस में तो आप वो क्वेश्चन एक जगह लिख सकते हैं, उसके बाद यू कैन सी कि डायमेंशन क्या है क्वेश्चन के, फिर उसके बाद आप वो डायमेंशन लिख के अपने नोट्स बना सकते हैं. बट आई हैव डन इज, मैंने खुद से नोट्स बनाए, उसके बाद आई हैव रिटन डाउन द प्रीवियस क्वेश्चन सो दैट इट बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा सेकेंड मेजर हेडिंग होता है जिसपे हम बात करेंगे कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं फॉर द रीजनलिज्म. सबसे पहला रिलेटिव डेप्रिवेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ड्यू टू द अनइक्वल बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्रा. अब ये रीजन हमने पढ़ा था कि कैसे तेलंगाना वाज अंडर डेवलप्ड देन आंध्रा एंड इट गेट सेपरेटेड.
Next is lack of employment. For example, anti-migrant sentiment in Maharashtra and Gujarat. Next, political factors accentuate the regionalism through vote bank politics. Now we will conclude. अब यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो एक बेसिक फॉर्म ऑफ कंक्लूजन है, बट वट आई वुड सजेस्ट इज जब हम मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारा वैल्यू एडिड मटेरियल हम पढ़ते हैं, तो उसमें अगर किसी भी थिंकर ने या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी ने उसके रीजनलिज्म के बारे में बात की है, कोई अच्छा सजेशन दिया है, वी कैन इनकलकेट देन इन अ कंक्लूजन पार्ट. तो अभी एक बेसिक फॉर्म ऑफ कंक्लूजन है that though the aspirations to concretize their cultural identity has become an important factor leading regionalism, other factors can also not be ignored if we have to curb the negative implications of regionalism. ये एक बहुत बेसिक कंक्लूजन है, बट हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी ने अगर रीजनलिज्म के बारे में बात की है, कोई अच्छा सजेशन दिया है. सो नाउ आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मैंने ये कैसे इस डिमांड को आंसर किया है, कि उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था कि कल्चरल असर्टिवनेस लीडिंग टू रीजनलिज्म, वी एड्रेस दैट डिमांड एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द अदर फैक्टर्स. और अगर यही क्वेश्चन एक 15 मार्क का क्वेश्चन होता, व्हाट वुड आई हैव डन इज कि अदर फैक्टर्स के बाद आई वुड टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड एंड देन आई विल कंक्लूड द क्वेश्चन. तो वहां पे 15 मार्कर में 3 हेडिंग्स हमारी आ जाती हैं. अब नाउ दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म? इज दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन द रीजनल बेसिस इवेंचुअली प्रोमोट्स रीजनलिज्म. सब्सटेंशिएट योर आंसर. दिस इज अ 12.5 मार्क क्वेश्चन दैट केम इन द 2016. तो यहाँ पे हम 2.5 पेजेस का आंसर लिखते हैं. अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें किसके बारे में बात हो रही थी? उसमें कल्चरल रीजंस के बारे में बात हो रही थी और इसमें इकोनॉमिक रीजंस के बारे में बात होगी. तो अब ये क्वेश्चन मैं बताऊंगी कि कैसे लिख सकते हैं हम इसको. सबसे पहले अगेन यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन देंगे रीजनलिज्म की क्या होती है. फिर उसके बाद उन्होंने बात किया है कि क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, तो वो हम 1-2 लाइन में यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि हम आगे क्वेश्चन में बात क्या करने वाले हैं. द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म varies from historical factors such as Britishers' policy of divide and rule to cultural and linguistic factors or divide. Now we will discuss the first major heading कि उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है हमको कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे रीजनलिज्म प्रोपिगेट होता है. सबसे पहला है लैक ऑफ डेवलपमेंट. फॉर एग्जाम्पल कोर पेरिफेरी मॉडल, जिसके बारे में मैंने आपको नोट्स में अच्छे से समझाया है. इसका एग्जाम्पल भी लिखेंगे कि सेपरेशन ऑफ तेलंगाना फ्रॉम आंध्रा. नेक्स्ट, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इसमें क्या होता है कि जो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट का, एंड कुछ रीजन अंडर डेवलप रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल विदर्भ, महाराष्ट्र. इंटरनल कॉलोनियलिज्म, फॉर एग्जाम्पल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सम कम्युनिटीज रेजिंग सेपरेटिस्ट डिमांड. फॉर एग्जाम्पल खालिस्ता डिमांड बाय द सिख आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन. Next is scarcity of resources. For example, Kaveri river water dispute between the Tamil Nadu and Karnataka. But अब यहाँ से हम लिंक करने के लिए, फ्लो बनाने के लिए we can write, however there are other factors as well for rising regional tendencies, regionalistic tendencies. अब सबसे पहले यहाँ पे आएगा political aspirations to gain power by the exploiting regionalistic tendencies. Next, regional topography. रीजनल टोपोग्राफी में फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल डिपेंडेंस ओवर द फॉरेस्ट एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल देन द अदर कम्युनिटीज, जो कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज जो सोसाइटी है उससे डिफरेंट कल्चर होता है ट्राइबल्स का. नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक अटैचमेंट. फॉर एग्जाम्पल 1600 प्लस मदर टंग्स इन इंडिया. एग्जाम्पल इज भोजपुरी. देन इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स, थ्रेट फ्रॉम द मेन माइग्रेंट सेफगार्डिंग देयर कल्चरल हेरिटेज. अगेन we can conclude saying that therefore to lessen the regionalistic tendencies, it is vital to develop each region through devolution of power to the local government. Now I will let you revise this question once again so that you are able to understand in a comprehensive manner. So this is the question कि what is the basis of regionalism? Is that unequal distribution of benefits of development on the regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer. अभी एक 12.5 marks आंसर है. तो what we are going to do is कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रीजनलिज्म को इंट्रोडक्शन में.
देन हम एक दो लाइन में बात करेंगे कि बेसिस क्या है रीजनलिज्म का। देन वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद हम अदर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड suitably. So now let's discuss the third question and last question of today. So this is a 10 marker question, came in the 2013. So question is, growing feeling of regionalism is an important factor in the generation of demand for a separate state. Discuss. अब देखो, जो पहले दो क्वेश्चन थे उनमें एक क्वेश्चन में बताया गया था कि कल्चरल फैक्टर की वजह से रीजनलिज्म होता है, तो फिर हम बात करेंगे कि नहीं, सिर्फ कल्चरल फैक्टर नहीं है और भी रीजंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि इकोनॉमिक फैक्टर्स है, तो हमने बताया कि नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है, बाकी अदर भी फैक्टर्स है। तो अब ये क्या कह रहा है कि जो सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं तो उसके लिए सिर्फ रीजनलिज्म एक फैक्टर है क्या? फिर हम बताएंगे यहाँ पे कि हाँ रीजनलिज्म फैक्टर है, उसके बाद हम बताएंगे कि नहीं, रीजनलिज्म नहीं, बाकी और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो दिस विल बी आवर स्ट्रक्चर। तो अगेन यहाँ पे फिर हम सबसे पहले रीजनलिज्म को हम बताएंगे कि रीजनलिज्म होता ही क्या है। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट हेडिंग। सो अब मैं ये इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यू कैन रीड दैट एंड वी हैव स्टडीड इट फॉर द 3-4 टाइम्स इन दिस वीडियो ओनली. So now we will start with the reasons how growing feeling of regionalism is an important factor for the demand for separate state. अब इतना बड़ा हेडिंग क्यों लिखा है मैंने? सबसे पहली बात, जब भी कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप जब उसको मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो बॉडी पार्ट में, तो वो जो डेफिनेशन होती हो, जो हेडिंग होती है आपकी, तो वो हेडिंग आपके आंसर से डायरेक्टली उठाई जानी चाहिए ताकि सामने वाले को पता रहे कि ये डायरेक्ट डिमांड है। अगर हम हेडिंग कुछ और दे देंगे तो मे बी एग्जामिनर वुड नॉट बी एबल टू रिलेट दैट. ओके, सो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रीजंस हाउ ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट. अब सबसे पहले कल्चरल डिफरेंस आते हैं. जब कल्चरल डिफरेंस होते हैं तो इंडिया बीइंग ए डाइवर्स कंट्री वेयर पीपल ट्राई टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज लीडिंग रीजनल सेंटिमेंट्स फ्यूलिंग द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट. नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल है डिमांड फॉर द्रविड़ नाडु. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इंजस्टिस. फॉर एग्जाम्पल, मार्जिनलाइज्ड पीपल ऑफ सम रीजन्स मे हैव अ डिजायर फॉर द सेल्फ गवर्नेंस. फॉर एग्जाम्पल, तेलंगाना इज लेस डेवलप्ड देन द आंध्रा. नेक्स्ट, जोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो डिफिकल्ट टेरेन क्रिएट्स रोड ब्लॉक इन द एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड separated from the UP on the same factors. Next is lack of basic infrastructure such as power distribution, irrigation facilities and health and education. Ethnic identity में एग्जाम्पल है नागास डिमांड फॉर नागालैंड. अब यहाँ पे हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे कि जिनकी वजह से डिमांड एमर्ज होती है फॉर द सेपरेट स्टेट. सबसे पहले फॉरेन फोर्सेस. ठीक है, फॉरेन फोर्सेस encouraging militant tendencies for state autonomy. For example, is Pakistan funding terrorists in J&K. नेक्स्ट, पॉलिटिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देयर इज अ नीड टू हैव बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिसकी वजह से सेपरेट स्टेट की डिमांड इमर्ज होती है. फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट इज थ्रेट फ्रॉम माइग्रेंट्स. अब पीपल ट्राई टू असर्ट देयर डोमिनेंस एंड स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी. अब फॉर एग्जांपल, बोडोलैंड इन असम, और देयर हैव बीन वेरियस टाइप ऑफ एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स इन वेरियस स्टेट as they fear that the migrants will take out all of their jobs and employment. So next we will conclude that in a diverse country like India, regionalism is inevitable if the specific demands are not addressed. Through regionally balanced policy and focusing on the gaps in the development, we can ensure that the demand for the separate state does not arise frequently. So this is how we can conclude this answer. Now I will let you revise this once again. So question क्या था कि जो रीजनलिज्म की जो डिमांड है वो एक मेजर फैक्टर है फॉर द डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट. डिस्कस. ठीक है, तो डिस्कस जब कीवर्ड आता है तो हमको दोनों टाइप के आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करती है कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन ये कि दूसरा अल्टरनेटिव फैक्टर भी वहाँ पे है. तो हमने सबसे पहले रीजनलिज्म को डिफाइन किया. देन वी टॉक्ड अबाउट कि रीजन क्या है फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब जो रीजन है कि कैसे जो रीजनलिज्म का डिमांड है वो प्रोपेगेट करता है द डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट को, उसके बारे में हमने बात की, एग्जांपल दी. फिर उसके बाद में हमने बताया कि नहीं, ये सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, अदर फैक्टर्स भी हैं फॉर द डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट की. फॉरेन फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है और थ्रेट फ्रॉम द माइग्रेंट्स. So this was all in this video. I hope you find this video helpful, and now let me discuss one thing with you
सबसे पहली बात, जब भी कोई मेंस के आंसर्स लिख रहा होता है तो देयर लाइज सब्जेक्टिविटी ऑन द इंटरप्रिटेशन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड हाउ अ पर्सन interprets and write his or her answer. So if you think that these answers can be improved further, well and good, you can suggest in the comment section, and I hope you understand it better, and thank you so much.